नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक पिता की कहानी। जब पिता अपने बेटे के पास विदेश पहुंचा और जानी पोती और बहू की सच्चाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दिनेश अमेरिका में रहता था और अमेरिका में ही उसने एक अमेरिकन लड़की से विवाह किया था। अपने पिता के जन्मदिन पर अपने दोनों बच्चों को उसने बड़ी मुश्किल से हिंदी में सिखाया था, दादू आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि वे हिंदी समझते तो थे दिनेश के बच्चे, लेकिन वो बोलने में अटक जाते थे, ताकि दिनेश के पिता को लगे कि अपने पोते पोती के मुंह से जन्मदिन पर जब वो शुभकामनाएं देंगे तो उनके दादाजी खुश हो जाएंगे। क्योंकि अमेरिकी परिवेश में पले बढ़े दिनेश के दोनों बच्चे हिंदी भाषा बोल नहीं पाते थे। दिनेश के पिता नागपुर में अपने रहते थे और अपने बेटे से साल 2 साल में मिलने के लिए अमेरिका चले जाया करते थे। लेकिन दिनेश के पिता का मन अमेरिका में बहुत ही कम लगता था कि दिनेश ने अमेरिकन लड़की से शादी की थी और बच्चे भी अमेरिका में ही पैदा हुए थे। दिनेश के पिता का माहौल जो अमेरिका का बहुत कम उन्हें समझ आता था। नागपुर में उनका अपना घर था। पत्नी के गुजर जाने के बाद वो अकेले पड़ गए थे। साल के 3-4 महीने वो अपने बेटे के साथ अमेरिका में ही गुजारते थे। बेटे से तो उनका लगाव था, पर दिनेश की पत्नी और उसके बच्चों को वो कतई पसंद नहीं करते थे। उनका पहनावा, उनका रहन सहन दिनेश के पिता को बिल्कुल नहीं भाता था। बेटे का मोह उन्हें अमेरिका आने पर मजबूर कर देता था। दिनेश ने अपने पिता की जन्मदिन की पूरी तैयारी कर रखी थी। दिनेश की बेटी जिया और बेटा साहिर भी बहुत खुश थे। दिनेश की पत्नी भी अपने ससुर को खुश रखने के बहुत जतन करती रहती थी, पर मुश्किल इतनी सी ही थी कि दिनेश के पिता को अपनी बहू का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही दिनेश और उसके परिवार ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और जो उन्हें बर्थडे केक को काटने के लिए बड़े आग्रह से उनको बुलाया और उन्हें चाकू केक को काटने के लिए जो दिया, वैसे ही दिनेश के पिता भड़क उठे। वो कहने लगे, उम्र को घटाने के तरीके मुझे मत बताओ, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। इस केक को मेरे सामने से हटाओ और अपने कमरे में ले जाकर तुम चारों मिलकर काट लो और खा लो। मुझे ये चोचलेबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। मैं जैसा भी हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ और खुद को वैसा ही दिखाता हूँ। दिनेश और उसके परिवार को उनका यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। 13 साल की जिया ने अपने दादू की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? यानी कि क्या हुआ दादू? साहिर और जो जिया से 2 साल बड़ा था, उसने अपने दादू के करीब जाकर केक की क्रीम उनके गालों पर लगा दी। दिनेश के पिता ने अपने पोते की इस हरकत पर उसको बहुत बुरा भला सुना दिया। अपने बच्चों के साथ दिनेश अपने कमरे में चला गया। दिनेश की पत्नी ने अजीब सा मुंह बनाया और दिनेश के पीछे पीछे चली गई। अपने पिता के इस व्यवहार से दिनेश दुखी तो था, पर उसने अपने बच्चों को समझाया कि पापा ने यह सब कभी देखा नहीं है और न ही कभी किया है, इसलिए उनको यह सब चीजें पसंद नहीं है। इस पर जिया और साहिल दोनों कहने लगे, पर डैड दादू अपसेट क्यों हो गया? तो दिनेश ने जिया से कहा कि वो अपसेट नहीं है। तभी दिनेश की पत्नी एनी बोली, ही इज नॉट अपसेट, ही इज मेड, यानी वह पागल है। साहिर और जिया और एनी तीनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। दिनेश एनी की इस तरह की भाषा का उसने कोई जवाब नहीं दिया। घर का माहौल ना बिगड़े
इसलिए उसने केक काटा और बच्चों को खिलाते हुए मुस्कुरा दिया। दिनेश को उस रात नींद नहीं आई। पिता का व्यवहार अच्छा तो नहीं लगा, पर उनसे कुछ कहना भी ठीक नहीं था। दिनेश के पिता पूरे दिन घर में अकेले ही रहते थे। बच्चे स्कूल और पति पत्नी ऑफिस के लिए चले जाते थे। यह कोई देश है भला ऐसा जहां अपने भी गैरों की तरह रहते हैं, जो दिनेश के पिता मन में ही बड़बड़ाते रहते थे। ना तो बच्चों में कोई संस्कार है, ना ही अपने लोगों के प्रति कोई लगाव। इस नालायक दिनेश ने ना जाने क्यों यहाँ पे शादी की है। कितनी बार इसको समझाया था कि नागपुर में परिवार को ले चल, पर मेरी सुनता कौन है। वहां रहेंगे तो 4 दिन में सबको सुधार दूंगा। दिनेश के पिता अपने मन ही मन बड़बड़ा रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो देखा घर की साफ सफाई और खाना बनाने वाली मेड खड़ी थी। वो एक भारतीय महिला थी। काफी दिनों से अमेरिका में ही रहती थी। उसका बेटा पुणे से उसको लेकर आया था, पर बेटे का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया था। उसकी बहू अमेरिकन थी। उसने दूसरी शादी कर ली तो पति की मां को उसने अपने घर से निकाल दिया। अपना गुजारा करने के लिए वह यहाँ अमेरिका में रह रहे भारतीयों के यहाँ साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। दिनेश के घर में वो 2 साल से काम करती थी। जब दिनेश के घर काम करने आती तो इसी बीच में दिनेश के पिता का समय भी अच्छी तरह से जो कट जाता था। दिनेश के पिता कहने लगे, उर्मिला तुम बेटे के मरने के बाद भारत वापस क्यों नहीं गई? तब उर्मिला ने कहा, साहब मैं वापस जाकर भी क्या करती। पुणे की जितनी जमीन जायदाद थी बेटा सब कुछ बेचकर मुझे अपने साथ ले आया। अकेला ही बेटा था साहब, वही मेरे जीवन का सहारा था। अगर वहां चली भी जाती तो कहाँ रहती और क्या करती। मेरा बेटा दिनेश का अच्छा दोस्त था, वो मुझे अपने घर ले गया। लेकिन साहब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए ये काम करने लगी हूँ। घरों में झाड़ू पोछा और खाना बनाती हूँ, इससे अच्छा पैसा कमाती हूँ। इधर दिनेश के ऑफिस में जितने भी भारतीय हैं मैं सबके घर यही काम करती हूँ। मेरा बेटा भी दिनेश के ऑफिस में काम करता था। बीच बीच में उर्मिला पल्लू से अपनी आंखों को पोंछ लेती थी। दिनेश के पिता उसकी कहानी सुनकर घबरा गए और अपने आप से कहने लगे कि मैं जीवन भर अपनी जमीन जायदाद नहीं बेचने वाला। मुझे अब समझ में आ गया है दिनेश क्यों कहता है कि सब कुछ बेचकर पिताजी यहीं चले आओ। लेकिन उर्मिला तो अपने काम में व्यस्त हो गई और दिनेश के पिता अपने जो विचारों में खो गए और अपने दिमाग को घुमाते रहे। उर्मिला ने डाइनिंग टेबल पर लंच बना के आवाज लगाई, साहब आइए खाना बन गया है। आपको कढ़ी बहुत पसंद है ना, मैंने आज वही बनाई है। जिया और साहिर भी आने ही वाले थे, लेकिन दिनेश के पिता कभी उनके साथ लंच और डिनर नहीं करते थे, इसलिए उर्मिला की आवाज सुनकर वो डाइनिंग टेबल पर लगे भोजन को एक प्लेट में लगाकर खाने लगे। हेलो दादू, साहिल और जिया ने एक साथ अपने दादू से कहा, हाउ आर यू? पर दिनेश के पिता उनकी इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों बच्चे कंधा उचकाया और अपने अपने कमरों में चले गए। उर्मिला दोनों बच्चों से कहने लगी, लंच रेडी है, जल्दी से चेंज करके आ जाओ। दिनेश के पिता ने उर्मिला से कहा, उर्मिला मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जरा देखो कहाँ रख दिया मैंने। उर्मिला ने कहा, साहब वो तो मैंने जिया के कमरे में देखा था। दिनेश के पिता खाना खाकर जिया के कमरे की तरफ गए। दरवाजा खोलकर जैसे ही 2 कदम बढ़ाए वैसे ही जिया उन पर चीख पड़ी, हाउ डेड यू विदाउट नॉक यू आर एंटर माई रूम, यानी बिना दस्तक दिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में प्रवेश करने की। आउटसाइड यानी बाहर निकलो, देखते नहीं मैं कपड़े बदल रही हूं। दादू आपको इतनी भी तमीज नहीं है, किसी के कमरे में घुसने से पहले दरवाजा खटखटा दिया करें। जिया कपड़े तो पहले ही बदल चुकी थी, न जाने किस बात का गुस्सा वह अपने दादू पर उतार रही थी। दिनेश के पिता अपनी पोती के इस हरकत से सकते में आ गए और वो बिल्कुल मौन हो गए, अवाक रह गए
कि ये क्या सुन रहा हूं, जैसे उनके जवान को लकवा मार गया। जिया इतनी तेज चीखी थी कि उर्मिला और साहिल भी जिया के कमरे में आ गए थे। दिनेश के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो डगमगाते कदमों से जिया के कमरे से बाहर निकल आए। उर्मिला ने उनका चश्मा उठाया और जिया के कमरे से बाहर आकर दिनेश के पिता को दे दिया। अरे, उर्मिला कहने लगी, रोते क्यों हो साहब? यह अमेरिका है, कोई हमारा भारत नहीं। यहाँ कौन कब क्या कह दे, कोई भरोसा नहीं है साहब। आप परेशान ना होइए, कोई ऐसी बात नहीं है। वो अभी स्कूल से आई है, थक गई होगी, इसलिए ऐसा मुंह से उसके निकल गया होगा। अब मैं चलती हूँ साहब, आप आराम करिए। तभी दिनेश के पिता बोले, उर्मिला ठहरो। और वो उर्मिला को रोकते हुए कहा दिनेश के पिता ने कि मेरे सूटकेस को में जो सामान रखा है उसे अब ले चलो। तो उर्मिला कहने लगी, कहाँ साहब, अब चलो। वो कहने लगी, कहाँ साहब? तो दिनेश के पिता कहने लगे, उर्मिला इस घर में अब मैं एक पल भी नहीं रह सकता। उर्मिला कहने लगी, साहब अभी आप कहाँ जाएंगे? उर्मिला ने दिनेश के पिता की तरफ देखते हुए कहा था। जिया और साहिल भी वहीं खड़े थे। तो दिनेश का पिता बोला, जहन्नुम में चला जाऊंगा, पर यहाँ नहीं रुक सकता उर्मिला। लेकिन साहब, उर्मिला कहने लगी, दिनेश और उनकी पत्नी को तो आने दीजिए। उर्मिला ने फिर से दिनेश के पिता से कहा, तुम बैग उठाती हो या मैं ही उठा लूं? तो उर्मिला कहने लगी, अरे साहब, इतने बड़े शहर में कहाँ जाओगे? तो दिनेश का पिता बोला, इस शहर में कोई होटल तो होगा, वहीं रुक लूंगा और 2-4 दिन में नागपुर चला जाऊंगा। उर्मिला ने कहा, साहब आप हमारे रूम पर चलो, जब दिनेश आएगा तब कहीं भी चले जाना, मैं आपको ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगी। दिनेश के पिता और उर्मिला दोनों घर से निकल गए। जिया और साहिल उनको जाते हुए देखते रहे। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन खाना खाते हुए फिर अपने दादू का मजाक उड़ाने लगे। वाओ, व्हाट लव स्टोरी! दादू को इतना भी शर्म नहीं है कि मेड के घर रहने को चला गया। सिट यार, साहिल कहने लगा। उर्मिला ने दिनेश के पिता को अपने घर में बहुत स्वागत किया। दिनेश के पिता को यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। उन्होंने उर्मिला से कहा, उर्मिला तुम्हें यहाँ क्या मिल रहा है जो इतनी शिद्दत के साथ 7 समंदर पार बिना वजह पड़ी हो? अरे, पुणे नहीं जाना चाहती तो मेरे घर नागपुर चलो, मुझे भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा और तुमको एक सहारा। उर्मिला दिनेश के पिता की इस बात पर चुप हो गई। जब दिनेश के पिता ने कहा, अरे तुम कहाँ खो गई? कोई जवाब नहीं दिया उर्मिला। तो उर्मिला बोली, साहब यहाँ रहकर मुझे ऐसा लगता है मेरा बेटा मेरे आसपास ही है। अगर मैं पुणे में या आपके साथ नागपुर गई तो मेरे बेटे की यादें यहीं सिमट के दफन हो जाएंगी। दिनेश के पिता ने उर्मिला की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उर्मिला कहने लगी, साहब आपके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ, आपने आज ठीक से लंच भी नहीं किया। इतना कहकर उर्मिला किचन की तरफ चली गई और दिनेश के पिता ने न जाने अपने किन ख्यालों में खो गए। दिनेश और उसकी पत्नी जब शाम को लौटे तो दिनेश की बेटी जिया ने अपने दादू के खिलाफ ऐसा जहर उगला कि दिनेश की पत्नी आग बबूला हो गई। जिया ने कहा कि मैं कपड़े चेंज कर रही थी और दादू ने मेरे कमरे में आकर मेरे बदन से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। दिनेश की बेटी की ये बातें सुनकर दिनेश एकदम से चुप हो गया, लेकिन बेटी की इस बात से दिनेश बिल्कुल भी सहमत नहीं था। आज उसको खुद पर शर्म आ रही थी कि उसने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी छोड़ दी होगी। साहिल ने कहा, दादू का मेड के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए दादू हमारा घर छोड़कर मेड के घर रहने चला गया है। दिनेश तमतमा गया और जैसे ही अपना हाथ साहिल पर उठाना चाहा, वैसे ही दिनेश की अंग्रेजन पत्नी ने दिनेश का हाथ रोकते हुए कहा, हाउ डेयर यू! पहले अपने पिता को देखते नहीं मेरे बच्चों को मारने लगा है। जस्ट होल्ड योर हैंड। मेरा डॉटर एंड सन कभी झूठ नहीं बोलते। अब तो दिनेश जो बिल्कुल चुप हो गया, जैसे ही वह कुछ कह भी नहीं सकता था,
क्योंकि पत्नी और बच्चे सभी उसके खिलाफ हो चुके थे। आज शाम जब उर्मिला दिनेश और अन्य घरों में खाना बनाने के लिए घर से निकलने लगी तो दिनेश के पिता ने उर्मिला के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, आज से तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी। क्या जरूरत है उर्मिला तुम्हें घर घर जाकर काम करने की। माना कि तुम मेरे साथ नागपुर नहीं चल सकती, लेकिन मैं तो अपनी छोटी बहन उर्मिला के घर रह सकता हूँ ना। उर्मिला यह सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उर्मिला ने रोते हुए दिनेश के पिता से कहा, भैया मेरे तो कोई भाई नहीं था, पर ईश्वर ने 7 समुंदर पार बसाकर मुझे बड़ा भाई भी दे दिया। इतना कहकर उर्मिला अपने भाई के गले लगकर रोने लगी। तभी दिनेश वहां आ गया। अपने पिता की बाहों में उर्मिला को देखकर वो बिना सच जाने वहां से चला गया। दिनेश को कुछ समझ नहीं आया कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चे जो कह रहे हैं क्या उसे मैं गलत समझूं या फिर जो भी मैंने अपनी आंखों से देखा उसे सही मानूं। दिनेश का पूरा दिन गुजर गया। उर्मिला आज घरों से जो बाहर ही नहीं निकली थी। दिनेश के पिता नहीं चाहते थे कि उर्मिला किसी के घर काम करने जाए। उर्मिला ने कहा भी कि कम से कम दिनेश के घर तो खाना बना दूं, वरना बच्चे भूखे रहेंगे या फिर वो अंग्रेजन कुछ भी बाहर से ऑर्डर कर देगी। दिनेश के पिता बोले, मरने दो भूखे, सबको अकल ठिकाने लग जाएगी। अभी दोनों लोग बात ही कर रहे थे कि उर्मिला का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो दिनेश का फोन नंबर आ रहा था। उर्मिला बोली, हाँ दिनेश बेटा कैसे हो तुम। उर्मिला ने दिनेश से पूछा तो दिनेश बोला, मैं ठीक हूँ आंटी, लेकिन आप जो कर रहे हो वो इस उम्र में ठीक नहीं है। उर्मिला ने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। दिनेश बेटा, उर्मिला बोली, मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो। दिनेश बोला, आंटी आप इतनी बेवकूफ नहीं हो कि मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही। आज जब मैं पापा को लेने आपके घर गया तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा आप पापा के गले पड़ी हुई थी। उर्मिला की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए। दिनेश के पिता दिनेश की सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने उर्मिला के हाथ से मोबाइल ले लिया और दिनेश पर बिफरने लगे और कहने लगे, क्या बोल रहा है तू, जो मुंह में आया बक रहा है। बोल, अब बोल क्या कहना है। मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ, साले नालायक, अंग्रेजन बीवी के गुलाम। तुझे यही संस्कार दिए थे मैंने कि तू इस बुढ़ापे में मुझ पर और उर्मिला बहन पर शक कर रहा है। जरा खुद के परिवार को तो देख, क्या हो रहा है तेरी फैमिली में। तेरे बच्चे उम्र में तो बच्चे ही हैं, पर उनकी हरकतें देखी हैं तूने। अरे अमेरिका क्या रहने आया था तू, अपने संस्कार ही भूल गया। तुझ जैसे मूर्ख इंसान से मुझे यही उम्मीद थी। तेरे घर रहने से तो अच्छा है दिनेश, मैं उर्मिला बहन के घर रह लूंगा। आज के बाद कभी उर्मिला बहन पर उंगली उठाई तो दिनेश मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिनेश अपने पिता की बातें सुनकर उसने कुछ जवाब नहीं दे पाया और दिनेश ने फोन काट दिया। दिनेश की आंखें खुल गईं। अभी तक वो अपने पिता के बारे में गलत सोच रहा था, लेकिन अब उसके कानों में पिता के वो शब्द उर्मिला बहन ही गूंज रहा था। दिनेश अपने घर बीवी बच्चों के होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। दोनों बच्चे अपनी माँ के मुताबिक चलते थे। तभी दिनेश का बेटा साहिल बोला, डैडी मुझे भूख लगी है, क्या आज हमारी मेड नहीं आएगी। दिनेश कहने लगा, नो सी ऑन लीव टुडे। तब तक दिनेश की बेटी भी आ गई और किचन में जाकर खाना तलाशने लगी। उसने देखा सभी बर्तन खाली हैं तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शिट यार, अभी तक वो खाना पकाने वाली मेड नहीं आई। उस मेड को अभी अपने घर में पापा नहीं बुलाने का। उसने दादू को भी अपने चक्कर में फंसा लिया है। देखो अभी तक डिनर रेडी नहीं है। मुझे तेज भूख लगा है और भूख लगा है तो जाकर आग भर ले मुंह में। तभी दिनेश ने अपने बच्चों से गुस्से में कहा। तभी दिनेश की पत्नी अपने कमरे से बाहर आ गई और उसको देखते ही दिनेश की जुबान बंद हो गई। दिनेश की पत्नी ने कहा, तुम्हारा पिता बहुत घटिया इंसान है, नौकरानी को लेकर इधर से भाग गया
तुम सब इंडियन ऐसा ही होता है क्या? जैसे ही दिनेश ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गया। जस्ट सेटअप, वो मेरा फादर है, उनके लिए रिस्पेक्ट से बात करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। दिनेश की पत्नी बोली, यू शट अप, अगर तुमको भी अपना डैडी का साथ यूं जाना है तो जाओ, बट मेरा बच्चों से जो कायदे से और तमीज से बात करो। पत्नी की कड़क आवाज ने एक बार फिर से दिनेश की जुबान पर ताला लगा दिया। दिनेश दो राहे पर खड़ा था। एक तरफ भारतीय पिता के संस्कार से बंधा, दूसरी तरफ विदेशी पत्नी और अपने बच्चे। समझ नहीं पा रहा था वह कि वह करे तो क्या करे। पापा की वजह से आज उसकी गृहस्थी टूट रही थी तो कभी सोचता पत्नी की वजह से वो अपने पिता से दूर हो रहा है। किसी तरह उसने पत्नी और बच्चों को समझा लिया और पापा को अपने घर लाने की बात भी कर ली। दिनेश की पत्नी ने कहा, देखो अगर तुम्हारा डैडी इधर रहने को मांगता है तो उर्मिला इधर नहीं रहेगा, वो लंच और डिनर बनाकर अपना घर जाएगा। दिनेश ने कहा, भला उर्मिला आंटी यहाँ क्यों रहेगी? उनका अपना घर नहीं है क्या? जैसे वह पहले इधर आती थी वैसे ही अब भी काम करने ही आएंगी। तभी दिनेश की बेटी बोली, मम्मी वो ओल्ड मैन को उधर ही रहने दो, वो मुझे भी पसंद नहीं, उसका आइज मुझे अच्छा नहीं लगता। उस दिन वो मेरा रूम नॉक भी नहीं किया और अंदर घुस आया। मैं कपड़ा बदल रहा था। डैडी को अगर उनको रखना है तो मुझे बोर्डिंग में भेज दो। 13 साल की दिनेश की बेटी से दिनेश को यह उम्मीद नहीं थी कि वो अपने दादा के लिए इस तरह की बात करेगी। दिनेश ने अपनी बेटी से कहा, ही इज माई फादर, जैसे मैं तुम्हारा पिता हूं वैसे ही वो मेरे पापा हैं। दिनेश ने किसी तरह से बेटी को समझा लिया और फिर चारों लोग उर्मिला आंटी के घर पहुंच गए। उर्मिला उस समय दिनेश के पिता के सिर की मालिश कर रही थी और दरवाजे की तरफ पीठ थी और दिनेश के पिता की कुर्सी का मुंह भी दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी थी। जिस पर वो बैठे थे उर्मिला कुर्सी के पीछे खड़ी थी और दिनेश के पिता के हाथ में तेल की कटोरी थी। उर्मिला तेल की कटोरी से अपने हाथ में तेल लेने के लिए दिनेश के पिता की तरफ झुकी। वैसे ही दिनेश और उसकी पत्नी और दोनों बच्चे कमरे में घुसने लगे। तभी दिनेश की बेटी ने कहा, हेलो उर्मिला आंटी, हाउ योर लव स्टोरी गोइंग ऑन? उर्मिला तो यह सुनकर हक्की बक्की रही। आर यू मेड? उर्मिला ने दिनेश की बेटी की तरफ देखते हुए कहा। कई सालों से उर्मिला अमेरिका में रह रही थी, इसलिए अमेरिकन इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेती थी। दिनेश की पत्नी ने उर्मिला को घूरते हुए कहा, मेरा बेटी ठीक ही बोल रहा था, तुमको नहीं पता कि तुम्हारे लव स्टोरी कैसे चल रहा है इस ओल्ड मैन के साथ। उर्मिला ने पास रखी तौलिया से अपने दोनों हाथ पोंछे और 4 कदम पीछे हटकर सुबकने लगी। दिनेश के पिता ने कहा कि ये तुम सब क्या बोल रहे हो, और वो उठ गई कुर्सी से और एक जोरदार चांटा उन्होंने अपनी पोती के गाल पर लगा दिया। दिनेश की पत्नी ने जब देखा कि वो दोबारा उसकी बेटी की ओर हाथ उठा रहे हैं तो उन्होंने जो दिनेश के पिता को जोरदार धक्का मार दिया, जिसे वो बूढ़ा शरीर सह नहीं पाया और धड़ाम से जो जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरने से उनका सिर दीवार से टकरा गया और उनका माथा फूट गया और वहां से खून की धार सिर से टपक कर गाल पर आ गई। दिनेश ने दौड़कर अपने पिता को उठाया। दिनेश का सारा प्लानिंग चूर चूर हो गई थी। दिनेश की पत्नी अपने बच्चों को लेकर वहां से जा चुकी थी। उर्मिला ने जल्दी से फास्ट एंड बॉक्स अलमारी से निकाला और रुई में डिटॉल लगाकर दिनेश के पिता के माथे पर चोट लगी थी उस पर चिपका दिया। दिनेश के पिता ने कुर्सी पर बैठते ही दिनेश की तरफ देखते हुए कहा, यही दिन देखने को रह गया था नालायक कि बहू अपने ससुर को मारे, और धिक्कार है बेटा तुझ पर और तेरे इस जीवन पर, तेरे पैसे पर, तेरे रहन सहन पर। तेरी पत्नी मुझे मारती रही और तू मौन बनकर सब देखता रहा। तुझसे ये नहीं हुआ
कि तेरी पत्नी तेरे पिता को मार रही है, तू सब सहन करता रहा और कुछ बोला नहीं। मैं समझा था तू एक मर्द है, लेकिन मुझे तो तेरी इस मर्दानगी पर भी शक हो रहा है। दिनेश चुप रहा। उर्मिला बोली, भैया इसमें दिनेश की क्या गलती है? आप उसे इतनी बातें क्यों सुना रहे हैं? आपने ही तो उसकी बेटी पर हाथ उठाया, और आप जानते हैं भैया, आप अमेरिका में हैं, यहाँ रिश्ते कागज की नाव की तरह बहते हैं। जब तक आपकी नजरों के सामने कागज की नाव है, तब तक आप उसे देखकर खुश होते हैं। उसके ओझल होते ही आप उसे भूल जाते हैं। और आपकी बहू एक अमेरिकन लड़की है, उसके संस्कार भारतीय नहीं है, और उसके बच्चों में भी वैसी ही आदतें हैं। उन्होंने कभी भारत नहीं देखा भैया। आप भारत से नहीं हैं कि पोते पोतियां आपके हुक्म से चलेंगे। यह अमेरिका है भैया, अमेरिका। यहाँ बच्चे भी अपने माँ बाप की नहीं सुनते, तो भला वो आपकी क्या सुनेंगे? दिनेश जी बहुत ही अच्छा लड़का है भैया, दिनेश बहुत अच्छा है। वो अभी 2 नावों की सवारी पर है। उसको अपने पिता की भी को भी देखना है और अपने पत्नी और बच्चों को भी। उसको कोई ऐसी बात ना बोलिए भैया जिससे उसका दिल दुखी हो। आपको उसके साथ यहाँ हमेशा के लिए तो रहना नहीं है, ये तो आप तय करके ही आए हो। फिर क्यों आप इसके बच्चे और इसकी पत्नी की बातों का बुरा मान रहे हैं? दिनेश की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चला गया। दिनेश पूरी रात पिता की बातों पर रोता रहा। उसकी पत्नी और उसके बच्चे इस बात की परवाह नहीं कर रहे थे कि दिनेश पर क्या गुजर रही है। उर्मिला के काफी समझाने के बाद भी दिनेश के पिता पर कोई असर नहीं हुआ। उनका अड़ियल स्वभाव की वजह से उनकी आज तक किसी से पटड़ी नहीं खाती थी। दिनेश की माँ ही थी जो उनको समझती थी, वरना हर कोई उनसे दूर ही रहना चाहता था। आज उर्मिला ने सोचा शायद कहीं ना कहीं रिश्तों में कड़वाहट कहीं मेरी वजह से तो नहीं पनप रही। उर्मिला ने दिनेश के पिता से कहा, भैया कल जो कुछ भी हुआ कहीं उसकी वजह मैं तो नहीं हूं, क्योंकि दिनेश की बेटी उम्र में छोटी जरूर है, लेकिन उसके ख्यालात किसी बड़े महिला जैसे हैं। कल उसने जो कुछ भी मेरे और आपके बारे में कहा वो उसने अपने हिसाब से कहा। हम साथ साथ रहते हैं भैया, हमारे और आपके बीच क्या रिश्ता है यह तो हम ही जानते हैं। और हाँ भैया, यहाँ के लोगों का कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, किस रिश्ते से रहते हैं और एक साथ क्यों रह रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देती। जिस जगह हम रहते हैं वहाँ अधिकतर लोग भारतीय ही हैं। मैं चाहती हूँ भैया मेरी वजह से आपको कोई कुछ ना कहे, और साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ मुझे भी यहाँ का भारतीय समाज आपकी वजह से बुरा भला ना कहे। इतनी बात कहने के बाद उर्मिला पर क्या गुजरी यह तो वही जानती थी। वो आज तक दिनेश के पिता में एक भाई ही देखती थी। दिनेश के पिता का मन तो यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर वो उर्मिला की बातों से सहमत थे। वो कहने लगे, उर्मिला बहन तुम ठीक कहती हो, तुमको समाज का डर है और मुझे तुम्हारा डर है कि मेरी वजह से तुम क्यों परेशान हो रही हो। बहन मैं तुम्हारा हर इशारा समझ गया, मैं आज ही तुम्हारा घर छोड़कर चला जाऊंगा। हो सकता मैं ही गलत हूँ, मेरी पत्नी ही मुझे जब तक जिंदा थी तब तक समझती थी, बाकी किसी ने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। मैं खुद को ईमानदार समझता हूँ और सच भी यही है कि मैं ईमानदार हूँ। यह सुनकर उर्मिला रो पड़ी, कहने लगी, भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कब कहा कि आप ये घर छोड़कर चले जाओ? मैं तो कह रही हूँ यहाँ का माहौल देखते हुए अपने बेटे के घर रहो। आप समझदार हैं, सच्चे हो। समझदार जो होते हैं वो सच्चे होते हैं, उनको समझौता करना भी आता है। आज नहीं तो कल वो आपको अच्छे लगने लगेंगे। दिनेश आपका खून है, आपका इकलौता बेटा है। दिनेश अगर आपको इस तरह से जो उनसे अपनों को दूर रखोगे तो आपकी पत्नी जो ऊपर वाले घर से
बैठी हुई देख रही है, वो क्या सोचेगी कि मेरे बेटे के परिवार को मेरा पति ही तोड़ना चाहता है। वो माँ जो जिसका इकलौता बेटा दिनेश है, उसका कलेजा तो छलनी हो जाएगा ना भैया। अगर वो जिंदा होती तो क्या वो अपने बेटे से दूर रह पाती? मैं आपसे विनती करती हूँ भैया कि दिनेश को अपना लीजिए। वो बहुत ही शरीफ और समझदार बच्चा है। दिनेश के पिता रात भर जागते रहे और अपने बेटे की मजबूरी को वो भली भांति जानते थे। उर्मिला की बातें और अपनी पोती की बातों का तीखापन उनके दिमाग में घूम रहा था। उस सुबह के 4 बजे थे। दिनेश के पिता ने अपने कपड़ों का एक बैग में रख लिए और उस बैग को उठाकर उर्मिला बहन को सोती हुई छोड़कर घर से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने एक टैक्सी ली और एक होटल में जाकर रुक गए। रात भर के जगे थे तो उन्हें नींद आ गई। सुबह जब उर्मिला सोकर उठी तो दिनेश के पिता को घर में नहीं पाया। उर्मिला ने सोचा शायद वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए होंगे। 9 बज गए, तब तक वो नहीं लौटे तो उर्मिला उनके कमरे में गई, जहां पर दिनेश के पिता का बैग नहीं था और ना ही उनका कुछ सामान था। उर्मिला घबरा गई। उसने दिनेश को फोन किया कि तुम्हारे पिताजी का कोई पता नहीं है और वो किधर निकल गए हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा। दिनेश ने जब यह बात सुनी तो तुरंत उर्मिला आंटी के घर की तरफ चला गया। उसकी पत्नी और बच्चे अभी तक सो रहे थे और जब दिनेश उर्मिला आंटी के घर पहुंचा तो बोला, आंटी जब पापा जी गए तो आप कहाँ थी और वो कितने बजे गए हैं? दिनेश ने एक ही साथ कई सवाल उर्मिला से कर दिए। उर्मिला ने कहा, बेटा कि बता तो रही हूं मैं आपको, मैं सो रही थी। बाद में मैंने सोचा कि भैया मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे, अभी लौट आएंगे, लेकिन 9 बजे तक वो नहीं लौटे तो मैंने तुमको फोन किया। दिनेश बेटा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ना जाने भाई किधर गए होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं वो इंडिया वापस चले गए हो। दिनेश ने कहा, आंटी आप परेशान ना हो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पापा को यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है आंटी, यह सब मेरी वजह से हो रहा है, इसका कारण मैं ही हूँ। मैं अपने पिता की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। दिनेश ने पुलिस को फोन किया और अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। शाम के 4 बजे पुलिस दिनेश के पिता को लेकर दिनेश के घर पहुंची तो पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। दिनेश के पिता पुलिस को यही बताया कि मेरे बेटे की पत्नी ने और मुझे जो मारा था, इसलिए मैं बिना बताए घर से निकल गया और एक होटल में रुक गया। मैं तो आज रात को इंडिया भी चला जाता अगर पुलिस नहीं पहुंच जाती। पुलिस ने दिनेश की पत्नी से पूछताछ की तो वह साफ साफ मुकर गई कि मैंने इनको नहीं मारा। उर्मिला भी वहीं खड़ी थी। दिनेश के पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा दिनेश तुम ही बताओ, तेरी वाइफ ने मुझे धक्का दिया था या नहीं? मेरे सिर पर जो चोट लगी है वो कैसे लगी है? दिनेश कभी अपनी पत्नी की तरफ देखता तो कभी अपने पिता की तरफ, लेकिन उसकी जुबान पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। दिनेश की बेटी आगे बढ़कर बोली, यस, मेरी मॉम ने दादू को धक्का दिया था, लेकिन वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। दिनेश की बेटी का इतना घटिया बयान सुनकर दिनेश ने उसकी तरफ हाथ उठाया। पुलिस ने दिनेश का हाथ पकड़ लिया। उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए। दिनेश की बेटी ने पुलिस से कहा, मेरे दादू और ये हमारे घर की मेड के बीच अफेयर चल रहा है। मॉम को यह सब ठीक नहीं लगा तो दादू को बोला कि आप इधर से निकल जाओ। दादू मेड के घर रहने लगा। बस इतना सा बात है। अगर मेरी मॉम या मैं गलत हूं तो हमें अरेस्ट कर लीजिए, वरना इस दादू और मेड को अरेस्ट कीजिए। अगर ये दादू मेरे घर में रहेगा तो मुझे डर है कि दादू फिर से मेरे साथ छेड़खानी करेगा। रिक्वेस्ट योर प्लीज अरेस्ट हिम। जितने भी लोग वहां खड़े थे सबके सब अवाक हो गए। पुलिस ने दिनेश के पिता को गिरफ्तार कर लिया और वहां से चली गई। दिनेश कुछ भी नहीं कर सका। उर्मिला ने दिनेश और उसके परिवार की तरफ देखते हुए कहा, धिक्कार है दिनेश तुझ पर, थू है तुम पर और तेरी फैमिली पर।
एक पिता कुछ दिन के लिए अपने बेटे और उसके परिवार से मिलने आया और तुम लोगों ने उस पर झूठे इल्जाम लगा दिए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे दिनेश, डूब मर तू चुल्लू भर पानी में। लानत है ऐसी घटिया औलाद पर। दिनेश की बेटी उर्मिला को देखकर हंस रही थी। ए ओल्ड मेड, तुझे भी तेरे आशिक के साथ जेल जाने का है तो बोल, तुझे भी उसके साथ भेजने का इंतजाम करती हूं मैं। दिनेश ने उर्मिला आंटी के पांव पकड़ लिए और रोने लगा। कहने लगा, आंटी मुझे माफ कर दो। उर्मिला ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ बोले ही उनके घर से वापस अपने घर चली गई। दिनेश ने उर्मिला के दोनों कंधे पकड़े और उर्मिला के साथ चलने लगा। दिनेश ने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, हो गई तुम लोगों को तसल्ली, अब तुम लोग रहो इस घर में, मैं भी चला यहाँ से, कभी लौट कर नहीं आऊंगा। जब तक मेरा पिता नहीं आएगा तब तक मैं भी तुम लोगों से अपनी शकल दिखाने नहीं आऊंगा। गेट लॉस्ट, दिनेश की पत्नी ने दिनेश से कहा और अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली गई। दिनेश उर्मिला के घर आ गया और कहने लगा, आंटी मुझे माफ कर दो, आप तो सब जानती हैं मेरी फैमिली कितनी बुरी है, बच्चे भी अपनी माँ के ही बनकर रह गए हैं। मुझे अपना बेटा समझिए आंटी, मैं पापा को छुड़ा कर लाता हूँ, अब मैं आप दोनों के साथ रहूंगा। पापा कहेंगे तो आंटी मैं इंडिया उनके साथ चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा हमेशा के लिए अपनी फैमिली को। उर्मिला ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी भीगी हुई आंखें साफ करी और दिनेश तुरंत ही पुलिस स्टेशन की तरफ चला गया। दिनेश पुलिस स्टेशन जब पहुंचा तो उसके पिता लॉकअप में थे। दिनेश ने अपने पिता की जमानत करवाई और उन्हें लेकर उर्मिला के घर आ गया। दिनेश के पिता ने उससे कहा, बेटा अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं तुम दोनों से माफी चाहता हूँ। पूरी जिंदगी निकल गई मेरी, इसकी माँ जिंदा थी तो हमेशा यही कहती थी, हमारा इकलौता बेटा है, तुम रिटायर हो जाओगे तो हम दोनों बेटे के साथ रहेंगे। घर की छत की तरफ देखते हुए दिनेश के पिता कहने लगे, तुम देख रही हो ना दिनेश की माँ, अमेरिका में रहने का सुख जो काम पूरी जिंदगी में मैंने नहीं किया वो अमेरिका में आकर मेरे साथ हो गया। बस यही कसर बाकी थी कि मैं पुलिस थाना जाऊं और लॉकअप में बंद रहूं। आज तुम्हारे बेटे ने वो कसर भी पूरी कर दी। यहाँ आकर एक बहन मिली, वो भी अपनी बदनामी के डर से मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकती। उर्मिला ने दिनेश के पिता से कहा, भैया ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप, मैं तो बस यही चाहती थी आप दिनेश के साथ रहें। अगर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं तो मैं आज ही आपके साथ इंडिया चलने को तैयार हूँ। दिनेश का घर ना टूटे, मैं तो बस इतना चाहती थी। आप देखिए ना दिनेश कितना परेशान है। कमी दिनेश में नहीं है भैया, बल्कि यहाँ के कल्चर में है। मैं इसके परिवार को कोई दोष नहीं दे रही, बात इसकी पत्नी की भी है, वो एक अमेरिकन औरत है। जैसे उसकी परवरिश हुई है वैसे ही वो अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। देखा जाए तो भैया दोष किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी इसका परिवार बिखर गया है। आप चाहते हैं दिनेश इस सब ड्रामे की वजह से अपने परिवार को छोड़ दे? तो दिनेश बेचारा चुपचाप खड़ा रहा। दिनेश के पिता बोले, मैं फिलहाल भारत जाऊंगा क्योंकि इस बुढ़ापे में मेरी पोती मुझ पे गलत इल्जाम लगाए, यह मेरे लिए डूब मरने जैसी बात है। दिनेश बोला, पापा आप परेशान ना होइए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं भी आपके साथ घर ले जाना चाहता हूँ। अगर आपका फैसला है कि आप वापस इंडिया जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस फैसले से पूरी तरह मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, दिनेश के पिता कहने लगे। और मैं भी आपके साथ, दिनेश कहने लगा, इंडिया चलना चाहता हूँ। मैं आज ही तलाक के पेपर रेडी करता हूँ पिताजी, और उसके बाद मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। मेरे लिए आपसे बढ़कर मेरा परिवार नहीं है पिताजी, मेरा परिवार तो आप हैं। अभी ये सब बातें चली रही थी कि अचानक दिनेश की बेटी का फोन आया। दिनेश की बेटी ने कहा, हेलो पापा, जो मम्मी स्लिप कर गई है, आप जल्दी से घर आ जाओ, मम्मी को बहुत ब्लीडिंग हो गई है।
हेड इंजरी की वजह से बहुत ब्लड निकल गया है। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है, आप जल्दी से घर आओ। पापा आप जल्दी आ जाओ। इतना कहने के बाद वो तेज तेज रोने लगी। अपनी बेटी की बात सुनकर दिनेश घबरा गया और अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी वाइफ को बहुत चोट आई है। उर्मिला ने कहा, खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी से घर चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। और दिनेश, उर्मिला और दिनेश के पिताजी ये सुनकर उन्हें भी अच्छा नहीं लगा और वो भी दिनेश के साथ चल दिए। दिनेश की पत्नी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा चुकी थी। दिनेश, उर्मिला और दिनेश के पिता सीधे अस्पताल ही पहुंच गए। दिनेश की बेटी ने दौड़कर अपने पिता को पकड़ लिया और फबक फबक कर रोने लगी। दिनेश ने उसको अपने से अलग किया और डॉक्टर से बात करने लगा। इस समय दिनेश की पत्नी आईसीयू में थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसका सिर फट चुका है और काफी खून बह गया है। डॉक्टर उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। उर्मिला और दिनेश के पिता आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। दिनेश की बेटी ने अपने दादू को तरफ देखा तो वो बिल्कुल चुपचाप हो गई। उसका मुंह से बोल नहीं निकला। वो लगातार अपने दादू को देख रही थी कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन बहुत पछता रही थी कि मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वो अपनी बात उनसे कह नहीं पाई और उनकी बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और अपनी मम्मी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। दिनेश की पत्नी की हालत गंभीर थी। गहरी चोट के साथ साथ उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। दिनेश के बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। दिनेश भी काफी उदास था। उर्मिला ने दिनेश के पिता से कहा, भैया आप इतना क्यों परेशान हैं? आपको तो भारत वापस जाना है ना, तो जाइए ना आप। दिनेश के पिता उर्मिला की बात सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे। वो अपने बेटे के पास गए जो अपने बच्चों को डांडस बंधा रहा था। दिनेश के पिता ने दिनेश के कंधे पर हाथ रखा और बोले, परेशान ना हो बेटा, तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। दिनेश खड़ा हो गया और बोला, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इन बच्चों के सिर पर इनकी माँ का साया बना रहे। पापा जी मैं जानता हूँ ये बच्चे उस संस्कार से महरूम हैं जो आपने मुझे दिए थे। मैं वो संस्कार इनको नहीं दे पाया। दिनेश के पिता ने अपनी पोती और पोते की तरफ गए और उनके भी सिर पर हाथ रखते हुए बोले, आप दोनों बिल्कुल नहीं रोना, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा, वो थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएंगी। दिनेश की बेटी को पता नहीं कहां से सद्बुद्धि आ गई। वो अपने दादू के पैरों में गिरकर रोने लगी। दिनेश के पिता ने कहा, चल उठ जा और रोना बंद कर, चल हम सब मिलकर तेरी मम्मी को ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। उर्मिला सहित सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। दिनेश चुपचाप खड़े होकर अपनी बेटी को देख रहा था। दिनेश सहित पूरा परिवार यही कामना कर रहा था, किसी तरह से दिनेश की पत्नी ठीक हो जाए। दोनों बच्चे रो रो कर परेशान थे कि दिनेश का बेटा अपने दादू से बोला, डैड प्रे फ्रॉम माई मॉम। दिनेश की बेटी आज तो बिल्कुल ही बदल गई थी। आज न जाने कितनी बार वो दादू को सॉरी बोल चुकी थी। उर्मिला बोली, अब माफ भी कर दो भाई इनको, ये तो मासूम है और आपके पोते पोती हैं। दिनेश के पिता ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और फिर दोनों को गले से लगा लिया। तभी डॉक्टर ने दिनेश से कहा, 2 यूनिट ब्लड चढ़ेगा। उर्मिला बोली, हाँ आई एम रेडी, मैं ब्लड दूंगी। दिनेश के पिता बोले, मुझे भी देना है 1 यूनिट। उर्मिला ने और दिनेश के पिता ने रक्तदान किया। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सुबह के 4 बजे डॉक्टर निकला और दिनेश से कहा, सी इज ओके नाउ। दिनेश और उसके बच्चों ने राहत की सांस ली। दोनों बच्चों ने अपनी माँ को दूर से देखा तो दोनों की आंखें छलक आईं। दिनेश के पिता उर्मिला से बोले, जाओ उर्मिला बहन, तुम इन दोनों बच्चों को घर लेकर जाओ। तो दिनेश और मैं यहीं हॉस्पिटल में रुकते हैं। दिनेश की बेटी ने अपने दादू से कहा, दादू हम आपके बिना घर वापस नहीं जाएंगे। दिनेश के पिता बोले, हम तुम्हारी मम्मी को साथ लेकर आते हैं बेटा, आप घर चलो। दिनेश की बेटी ने दादू से कहा, आपने मम्मी को ब्लड दिया उसके लिए मैनी मैनी थैंक्स
और उर्मिला आंटी आप भी मेरे को माफ कर दो। उर्मिला ने मन ही मन सोचा, ये कैसा जादू है? जो लड़की कल रात तक इतने घटिया इल्जाम लगा रही थी, आज वो अपने दादू की इतनी सगी कैसे बन गई? वो ऊपर वाले से धन्यवाद कह रही थी। दिनेश के पिता उर्मिला के साथ बच्चों को घर ले गए। उर्मिला ने सबके लिए नाश्ता बनाया और आज दादू अपने दोनों बच्चों के साथ नाश्ता कर रहे थे। तभी अस्पताल से दिनेश का फोन आया कि उसकी पत्नी को होश आ गया है, थोड़ी कमजोर है पर यो कल तक घर आ सकती है। दिनेश के पिता दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल आ गए। उर्मिला भी साथ में थी। पूरा परिवार इस समय दिनेश की पत्नी को घेर कर खड़े थे। दिनेश की पत्नी को जैसे ही होश आया वो अपने बच्चों को पुकारने लगी। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के गले लग गए। दिनेश की बेटी ने अपनी माँ के कान में कुछ ऐसा बताया कि दिनेश की पत्नी दोनों हाथ जोड़कर अपने ससुर को जो धन्यवाद बोला और उसके बाद उसने बोला, उसको सुनकर पूरा परिवार ही चौंक गया, हैरान रह गया, मौन हो गया एकदम से। दिनेश की पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने ससुर से कहा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे पता चल गया है पिता का महत्व क्या होता है। आप अगर इंडिया जाएगा तो मैं भी आपके साथ चलेगा। आप मेरी फैमिली हो, हम आपके साथ इंडिया चलेगा हमेशा के लिए। दिनेश ने कहा, पापा जी इन सबको माफ कर दो और इनको अपना लीजिए पापा जी। पूरा परिवार खुश था। 2 दिन के बाद दिनेश की पत्नी घर आ गई। उर्मिला भी दिनेश के घर में ही अब रहने लगी थी। दिनेश के पिता ने अपने परिवार के साथ अमेरिका में खुशहाल जिंदगी बिताने लगे थे। अब पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी जो राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे।